हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक बायो का चैप्टर जो क्लास 9th का है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टिश्यू यानी ऊतक चैप्टर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऊतक चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और इसको हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ठीक है ना। बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम लोग ऊतक कहते हैं। कोशिका चैप्टर इसके पहले वाले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, और ऊतक जब बहुत सारा ऊतक मिलता है तो अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, यानी सिस्टम बनता है। और अंग तंत्र के बाद क्या बनता है? आपका अंग बनता है। यानी सेल के बाद टिश्यू के बाद क्या बनता है? सिस्टम, और सिस्टम के बाद क्या बनता है? ऑर्गन। कोई दिक्कत? बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक के बाद अंग तंत्र के बाद क्या बनता है? तो अंग बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए ऊतक के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें। ऊतक कहते किसे? अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऊतक है क्या, तो कहिएगा बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है। यानी कोशिकाओं के समूह को अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऊतक मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप ऊतक और दूसरा होता है जंतु ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। कोई दिक्कत? कोई आपसे पूछेगा ऊतक कितने प्रकार की, तो ऊतक दो प्रकार की, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, यानी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। उसके बाद से आगे का क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा कि पादप जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कहिएगा जो पौधे के ऊतक होते हैं, पौधे का मतलब पौधा, पादप माने क्या होता है? पौधा। तो ये जो पौधा का ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है। ये वो कहते हैं विभाज्योतक, ये वो कहते हैं अस्थायी। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए पादप ऊतक कितने प्रकार के, तो पादप ऊतक दो प्रकार के। एक होता है विभाज्योतक और एक होता है अस्थायी। अस्थायी को हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं, विभाज्योतक को मेरिसिस्टेमेटिक बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब विभाज्योतक ऊतक भी कितने प्रकार के आपके? यहाँ पे तो 4 प्रकार दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी मेरिसिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिसिस्टम और लेटरल और इनर कैलरी मेरिसिस्टम। यानी विभाज्योतक ऊतक आपके जो होते हैं ये यहाँ पे 4 प्रकार के दिखा रहा है। प्राइमरी, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी मेरिसिस्टम। उसके बाद देखिए जो अस्थायी ऊतक होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल अस्थायी ऊतक और एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक आपका ये देखिए, जो सरल अस्थायी ऊतक होता है, सरल अस्थायी ऊतक ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। और जटिल ऊतक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पे समझिए, देखिए सबसे पहले ऊतक को 2 भागों में बांटे, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक मेनली 2 प्रकार के, विभाज्योतक ऊतक और ये क्या कहते हैं आपको? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक आपके 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायी ऊतक आपके कितने प्रकार के होते हैं? सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। चलिए आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या है इसमें। चैप्टर आ गया ऊतक। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकाओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। कोई पूछे कि ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। इस बात को याद रखना है। यानी वह किताब जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। जिस किताब में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी।
यानी यदि यदि कोई व्यक्ति हिस्टोलॉजिकल है, इसका मतलब है कि वह किस चीज के बारे में पढ़ा है, टिश्यू के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? टिश्यू के बारे में पढ़ा है। आपको बताए थे कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को तो कहिएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो कोई दिक्कत? कोशिका का अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी और ऊतक का अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा, यानी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, टिश्यू का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए, एक कोशिकीय जीव में सामान्यतः एक ही कोशिका अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। यानी एक कोशिकीय जीव जो रहते हैं, अब उनमें एक ही पाचन तंत्र, एक ही प्रकार की, मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण काम होते हैं। लेकिन बहुकोषीय जीवों में क्या होता है? तो अंग तंत्र बना होता है, सिस्टम बना होता है। उनमें अलग अलग सिस्टम से अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र तो पचाने का काम करेगा, उत्सर्जन तो उत्सर्जन करने का काम करेगा। तो ये सभी चीजें यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे पादप ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पादप ऊतक के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। तो अभी हम लोग टॉपिक कौन पढ़े? पादप ऊतक। ध्यान दीजिए, पादप ऊतक स्टूडेंट कितने प्रकार के? तो कहिएगा सर 2 प्रकार के, विभाज्योतक और आस्थान। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई कहेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू? कहेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पादप ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट, यानी एक विभाज्योतक ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। कोई दिक्कत? अब बताइए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितना प्रकार की? 3 प्रकार के। एक होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, एक होता है पार्श्वीय विभाज्योतक ऊतक और एक होता है अंतःपृष्ठ विभाज्योतक ऊतक। याद रहेगा, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, पार्श्विक विभाज्योतक ऊतक और तीसरा अंतःपृष्ठ विभाज्योतक ऊतक। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं। इंग्लिश ज्यादा मेन रहता है। एक को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा को कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक और तीसरा को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है एपिकल, दूसरा लैटरल और तीसरा इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतःपृष्ठ विभाज्योतक ऊतक। ये ध्यान रखना है इस बात को आपको। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताए हैं अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल अस्थायी ऊतक और एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक बाबू कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल अस्थायी ऊतक और एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पैरेन्काइमा, हिंदी में भी पैरेन्काइमा कहते हैं। कोलन नहीं, हिंदी में पैरेन्काइमा नहीं कहते हैं, हिंदी में दूसरा बोलते हैं, हम बताएंगे आप लोगों को। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना? तो सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और अब जब जटिल के बारे में पढ़ेंगे तो जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आप लोग जाइलम और फ्लोएम का नाम सुने कि नहीं? तो बिल्कुल सुने होइएगा। जाइलम पौधों में जल को ले जाता है। किस चीज को ले जाता है? जल को ले जाता है। कोई पूछेगा कि जाइलम क्या है? एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम क्या है? एक जटिल अस्थायी ऊतक है। और फ्लोएम क्या है? एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम का क्या काम होता है? तो पौधों में जल को एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ले जाना, या किसका काम होता है? जाइलम का। और फ्लोएम का काम होता है जितना बना हुआ भोजन है, पौधों में जो भोजन बनता है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना। तो एक ट्रिक बताते हैं, ज से जल और ज से जाइलम, फ से फल और फ से फ्लोएम। फल का मतलब खाना पीना, तो खाना पीना कौन ले जाएगा? फ्लोएम। और जल को कौन ले जाएगा? जाइलम।
कोई दिक्कत? कोई कहेगा फ्लोएम का क्या काम है, तो कहिएगा पौधों में बनने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं उनको एक सिरे से दूसरे सिरे तक कौन ले जाता है? फ्लोएम। कोई दिक्कत? चलिए अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखिए, बताइए विभाजन ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कहिएगा मेनी सिस्टमेटिक। कोई दिक्कत? विभाजन ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं। विभाजोतक विभाजोतक का मतलब होता है कि वह विभाजन करेगा। विभाजोतक का मतलब क्या होता है कि यह विभाजन करेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे वह बढ़ते जाएगा। और ये चीजें कहाँ पे पाई जाती है? पौधों में। ये चीजें पौधों में कहाँ पे पाई जाती है? तो वृद्धि करते हुए भागों में पाई जाती है। अब वृद्धि पौधा का कौन कौन भाग वृद्धि करता है? तो जड़ में वृद्धि करता है और पुलिनी यानी शीर्ष, पौधे का शीर्ष भाग जो सबसे ऊपर का होता है वो वृद्धि करता है, आगे बढ़ते जाता है ना। या टहनी का भाग या उसका मोटाई वृद्धि करते जाता है। 3 प्रकार का, तो ध्यान दीजिएगा। विभाजोतक ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, यानी पौधे का जो जो भाग वृद्धि करता है वहां पे क्या पाए जाते हैं? तो विभाजोतक ऊतक पाए जाते हैं। जैसे तना में पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा, दोनों तो मोटाता है ना, दोनों तो वृद्धि करता है ना, तो तना में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? जड़ में पाया जाएगा। जड़ भी तो बढ़ता है नीचे की तरफ ना, तो जड़ भी नीचे की तरफ बढ़ता है, तो जड़ में पाया जाता है। और शीर्ष और कैम्बियम स्थिति के आधार पर विभाजित तो ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। और शीर्ष भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो शीर्ष भाग में पाया जाता है। अब बताइए यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं। एक होता है शीर्षस्थ। अब शीर्षस्थ विभाजित तो कहाँ पाएगा? पौधे के शीर्ष पर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? शीर्ष पर पाया जाएगा। मान लो कि यह एक पौधा बना दे रहे हैं, मान लो यह एक पौधा है, यह एक पौधा है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा? शीर्षस्थ विभाजित ऊपर पाया जाएगा, ठीक है ना। शीर्षस्थ विभाजित तो सबसे ऊपर पाया जाएगा, सबसे ऊपर। या मान लो यहाँ से पत्ती निकला है, यहाँ से डाली निकला है, तो यहाँ पे पाया जाएगा शीर्षस्थ विभाजित ऊपर, यानी एकदम फ्रंट पे पाया जाता है। तो देखिए शीर्षस्थ विभाजित ऊतक तने और जड़ की पर स्थित होता है और पातों की लंबाई में वृद्धि करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास जान होता है किसी भी कंपटीशन का, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो शीर्षस्थ विभाजित ऊतक होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा कि यह पौधे के शीर्ष भाग पर और जड़ों पर पाया जाता है। शीर्षस्थ विभाजित ऊतक ऊतक वृद्धि करने का काम करते हैं बाबू। ऊतक क्या करते हैं? वृद्धि करने का काम करते हैं, यानी उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहां पे टिश्यू पाए जाएंगे और टिश्यू बहुत ही छोटे होते हैं, समझ रहे ना। ये क्या बोलता है? सेल से थोड़ा सा बड़े होते हैं, यानी सेल के मिलने से टिश्यू बनता है। अब यहाँ कोई आपसे पूछेगा कि बताइए शीर्षस्थ विभाजित ऊतक कहाँ पाए जाएंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? तो कहिएगा पौधे के शीर्ष भाग और जड़। याद रहेगा। पार्श्वी विभाजन कहां पाए जाएंगे? लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो कहिएगा कि ये तने और जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, परिधि में स्थित होता है। तने और जड़, जो भी जड़ है ना या तना, तो यहाँ पे यह मौजूद रहेगा यहाँ पे, और इनकी मोटाई को क्या करेगा? इनकी मोटाई को क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। कौन? पार्श्वीय विभाजन। क्वेश्चन कहेगा कि तने की मोटाई को कौन ऊतक बढ़ाएगा? तो पार्श्व विभाजित ऊतक। कोई दिक्कत? जड़ की मोटाई को कौन बढ़ाने का काम करेगा? पार्श्व विभाजित ऊतक। लेकिन जड़ की वृद्धि को कौन करेगा? तो कहिएगा शीर्षस्थ, है ना। पौधे की वृद्धि को कौन करेगा? तो शीर्षस्थ। कोई दिक्कत? मोटाई को पार्श्व विभाजित। याद रहेगा, पौधे की मोटाई को कौन बढ़ाएगा? पार्श्व विभाजित। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःवृष्ट विभाजोतक। अंतःवृष्ट विभाजोतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व के दोनों ओर स्थित होता है। इन भागों की वृद्धि करता है, यानी यह कहाँ पाया जाता है? यह ऊतक पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व के दोनों ओर स्थित होता है। यह इन भागों की वृद्धि करता है, यानी यह नोड्स जो होते हैं उनको वृद्धि करने का काम करता है। इंटर नोड्स को वृद्धि करने का काम करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पत्ती है, तो ये इसकी भागों, ये इस भागों को ये
वृद्धि करने का काम करेगा, इसके यह भागों को वृद्धि करने का काम करेगा, ये नोड यहाँ पे गांठ को ये वृद्धि करने का काम करेगा। तो 3 प्रकार के आपको समझ गए। बताइए पौधे की लंबाई को कौन बढ़ाएगा? शीर्षस्थ। मोटाई को कौन बढ़ाएगा? पार्श्व। पार्श्व विभाजक होता है। और जो नोड होती है, जो गांठ होती है, उनको कौन बढ़ाने का काम करेगा? तो ये कैलोरी यानी इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको याद रखना है। ये लाइन, ये जल्दी बच्चे नहीं याद रख पाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो कंपटीशन का तैयारी किया है वह समझेगा कि इसका क्या महत्व है। एक एक पॉइंट जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो विभाजक ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, तो कहिएगा स्टूडेंट आप लोग कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता यही होती है कि सबसे पहले ये सेलुलोज का बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो पौधों में पाया जाता है ना। दवा का कैप्सूल होता है ना, दवा के कैप्सूल का जो आवरण होता है वो भी सेलुलोज का बना होता है। यह पेट में जाते ही गल जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? देखिए विभाजक ऊतक की क्या विशेषता होती है? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वह किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना? सेलुलोज का बना होता है। उसी तरह कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये साइंटिफिक टर्म है, इसको याद रखें। देखिएगा ध्यान से। दूसरा विशेषता, कोशिकाओं के बीच स्थान अनुपस्थित होता है, सट कर जुड़ी होती है। इनकी कोशिकाएं एकदम एक दूसरे के साथ सट के जुड़ी होती हैं, यानी ज्यादा इनमें डिस्टेंस नहीं होता है। कोशिकाएं कैसी होती है? गोल भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं और आयताकार भी हो सकती हैं। आपसे कोई पूछे कि विभाजक ऊतक की कोशिकाएं का आकार कैसा होता है, तो गोल भी, अंडाकार भी और आयताकार भी, ये ऐसे हो सकता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, इनमें जो कोशिका द्रव होता है वह क्या होता है? काफी गाढ़ा होता है। इनका जो कोशिका द्रव होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, वह क्या होता है? काफी गाढ़ा होता है। नाभिक एक या बड़ा होता है। संचित भोजन अनुपस्थित होता है। अब यहाँ पे फिगर द्वारा आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं। विभाजक ऊतक के क्या काम होते हैं? तो लगातार विभाजन होता है। अरे विभाजक ऊतक का मतलब होता है यह जिंदा होता है और लगातार क्या करता है? विभाजन करता है, लगातार विभाजन करता है। जब विभाजन करेगा तभी ना पौधा मोटाएगा, फूलेगा, फलेगा, बढ़ेगा। समझ रहे ना? नहीं विभाजन करेगा तो फूलेगा, फलेगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, उतना ही पर रह जाएगा, मर जाएगा। तो विभाजक ऊतक विभाजन करता है, तो लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करता है और पालकों की लंबाई चौड़ाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। कौन ऊतक? विभाजक। अब देखिए पौधों के शीर्षस्थ भाग पर कौन ऊतक पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक यानी शीर्षस्थ विभाजक ऊतक। कोई दिक्कत? नीचे भी क्या पाया जाएगा? नीचे जड़ों में कौन ऊतक पाया जाएगा? शीर्षस्थ पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पाया जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे बताइए, जो यहाँ पे जो गांठ होती है, जो नोड होता है, बीच बीच में जो गांठ होती है, यहाँ पे गांठ पे कौन पाया जाएगा? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। और पौधे की जो ये मोटाई में वृद्धि कौन करेगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्विक विभाजक ऊतक। चलिए समझ में आ गया? या मोटाई में कौन वृद्धि करेगा? पार्श्विक। गांठों का कौन ऊतक? पौधों की ये गांठ, ये जितना भी गांठ है दिखाई दे रहा है, ये गांठ, ये पत्तियों के गांठ, ये पत्तियों के गांठ, ये तनों के गांठ पे कौन ऊतक पाया जाएगा? मेरी इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, यानी इसको हम लोग कहेंगे क्या हिंदी में कहेंगे? ये शीर्षस्थ हो गया, पार्श्विक हो गया और ये हो जाएगा अंतःवृष्ट। अंतः मतलब अंदर रहेगा। अंतःवृष्ट विभाजक ऊतक कहाँ पाया जाएगा?
गांठों में पाया जाएगा, पतियों के गांठों पे, तनों के गांठों पे, कौन ऊतक पाया जाएगा? अंतःवृष्ट विभाजित ऊतक। कोई दिक्कत नहीं है, फिगर द्वारा आप लोग देख सकते हैं। बताइए यहाँ पे कौन ऊतक? तो कहिएगा एपिकल मेरिस सिस्टमैटिक यानी शीर्षस्थ विभाजित ऊतक। नीचे भी कौन ऊतक पाया जाएगा? एपिकल ही पाया जाएगा, शीर्षस्थ ही पाया जाएगा। बताइए यहाँ पे कौन ऊतक पाया गया? अंतःवृष्ट यानी इंटरकैलरी मेरिस सिस्टम। अब बताइए यहाँ पौधे की मोटाई को कौन वृद्धि करेगा? लेटरल मेरिस सिस्टम यानी पार्श्विक विभाजित ऊतक। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बिल्कुल याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 बार 4 बार वीडियो को देख सकते हैं आप लोग, ज्यादा याद होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कौन टॉपिक हमारा समाप्त होता है? विभाज्योतक ऊतक खत्म हो गया, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक में। अब हम लोग कौन पढ़ेंगे? अस्थायी ऊतक में। तो अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है आपका जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। जटिल को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बताइए सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कितना प्रकार का होता है? वो आपका 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। कोई दिक्कत? और जो जटिल होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। याद रखना चाहिए। तो चलिए, अस्थायी ऊतक ये उन विभाजित ऊतकों से उत्पन्न होते हैं जो लगातार विभाजित होकर विभाजित की क्षमता खो देते हैं। अब जो अस्थायी ऊतक होते हैं, अस्थायी का मतलब क्या होता है? अस्थायी हो जाना। अब जब विभाजोतक ऊतक तनिक बुढ़ा जाता है, सिंपल समझिएगा, जब विभाजोतक ऊतक तनिक बुढ़ा जाता है, जब काम धंधा करना बंद कर देता है, तो वह क्या हो जाता है? अस्थायी ऊतक हो जाता है, यानी अपनी जगह पे अस्थायी हो जाएगा। न तो वो विभाजन करेगा और न ही वह वृद्धि विकास करने का काम करेगा, एकदम अस्थायी हो जाएगा चुपचाप। तो उसे क्या कहेंगे? अस्थायी ऊतक कहेंगे। कोई दिक्कत? तो ये ऊतक विभाजोतक ऊतक से उत्पन्न होते हैं। ये कहां से उत्पन्न हुए होते हैं? ये ऊतक विभाजोतक ऊतक से ही उत्पन्न हुए रहते हैं, लेकिन बाद में जाके सिलेंडर बोल देते हैं और चुपचाप जाके अपनी जगह पे अस्थायी रूप से बढ़ जाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? अस्थायी ऊतक कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में किससे उत्पन्न हुए रहते हैं? ये मेरिस सिस्टमैटिक टिश्यू से ही उत्पन्न हुए रहते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, इनका आकार, आकृति, मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो या जीवित और मृत दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊतक की कोशिकाओं के अधिक कोशिका द्रव रिक्तिकाएं होती है, इनमें रिक्तिकाएं होने लगती है। जब बुढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उनमें रिक्तिका पाया जाएगा। लेकिन क्या विभाज्योतक ऊतक में रिक्तिका होता है? नहीं होता है। लेकिन अस्थायी ऊतक में रिक्तिका होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कोई दिक्कत? देखिए, अब देखिए, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार प्रदान करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं सरल ऊतक और संरक्षित ऊतक। आकृति और संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। काम वाला है, लेकिन इसको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार की? कोई कहेगा कि सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? तो आप कहिएगा सर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन यहीं से पूछता है, पिछला बार ग्रुप डी के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा से, कि पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, कोलेनकाइमा का क्या काम होता है और स्क्लेनकाइमा का क्या काम होता है। तो देखिए भैया, पैरेन्काइमा के बारे में बता रहे हैं। पैरेन्काइमा सामान्य व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती है। ये गोल भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, बहुभुजीय लंबी भी हो सकती है। इतना दिमाग में रखना है। यहाँ पे मेन काम है, यहाँ पे आपका स्थिति, ये कहाँ पाई जाएंगी? पौधे के सभी भागों में उपस्थित होती है, जड़, तना और पत्ती और फूल। पैरेन्काइमा जड़, तना, पत्ती और फूल सब जगह ये क्या होती है? उपस्थित होती है। एक मेन काम बता रहे हैं, पौधों को लचीलापन प्रदान करती है। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? यह पौधे को लचीलापन प्रदान करती है। एक ही बात याद रखना है आपको,
कोई क्वेश्चन कहेगा कि बताइए पैरेनकाइमा का क्या काम होता है, तो पौधे को लचीलापन प्रदान करे, जिससे पौधे क्या होते हैं, झुक जाते हैं। देखते हैं ना पौधे झुकते हैं, है ना, झुकते हैं, हवा बहुत है तो पौधे झुकते हैं, तो उनको कौन, वहां पे कौन ऊतक पाया जाएगा, पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा कौन ऊतक का प्रकार है, सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार है। किसका प्रकार है, सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार है। कोई दिक्कत, तो सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के, 3, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, 3 प्रकार का होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो पैरेनकाइमा का क्या काम हो गया बाबू, यह पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। देखिए यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, भोजन संचित करके इकट्ठा करता है, भोजन को एकत्रित करता है, पौधे के अपशिष्ट पदार्थों गोंद, रेजिन, क्रिस्टल, टेनिन इकट्ठा करता है। कौन, पैरेनकाइमा। इसका और भी सब काम है। क्या काम है, तो भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, यांत्रिक मजबूती प्राप्त करना, ये मेन होता है। ये यांत्रिक मजबूती का मतलब होता है कि जब हवा चले ना, हवा चले तो जल्दी भरे नहीं, भरे लचक जाए, लेकिन टूट के गिरे नहीं। वरना अगर ऐसे रहता तो फटाक से लकड़ी की तरह टूट जाता, हवा बहुत देखे है ना, झुक जाता है पौधा एकदम, लेकिन टूटता जल्दी नहीं है। तो ये किसके कारण होता है, पैरेनकाइमा के कारण होता है। कोई दिक्कत, तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का काम कौन करेगा, पैरेनकाइमा। यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का कौन काम करेगा, पैरेनकाइमा। भोजन को एकत्रित भी करने का काम करता है, और पौधे के अपशिष्ट पदार्थ गोंद, क्रिस्टल, टेनिन को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, तो पैरेनकाइमा करेगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैरेनकाइमा की कोशिकाओं का रूपांतरण कैसे होता है। जब पैरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे हरे रंग की क्लोरेनकाइमा कहलाती है। अब समझिएगा, अगर पैरेनकाइमा में हरा रंग का अगर आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, अच्छा क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ना, क्लोरोफिल के कारण ही ना पौधे का रंग हरा होता है। जिस रंग का क्लोरोफिल पाया जाएगा उसी रंग का पौधा होता है, उसी रंग का उसका कलर होता है। जैसे कि हरा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो पौधे हरे होंगे, लाल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो पौधे का रंग लाल होता है। तो हरे रंग का क्लोरेनकाइमा कहलाती है ना। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है। ये कोशिकाएं पत्तियों और नवजात तनु के बाह्य आवरण में पाई जाती है। ये पैरेनकाइमा है, ये क्लोरेनकाइमा है, और ये एरेनकाइमा है। चलिए, यानी ये जब हरा रहेगा तो इसको हम लोग पैरेनकाइमा के नाम से जानेंगे, थोड़ा सा भूरा हो जाएगा तो इसको क्लोरेनकाइमा और ये आर्किमा के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, बहुत सारी जानकारी है इसमें। हरे रंग का जब पाया जाएगा तो पैरेनकाइमा कहेंगे, है ना। लेकिन देखिए, जब पैरेनकाइमा कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है, वही पैरेनकाइमा जो पौधे को लचीलापन प्रदान करती है, जब इसके बीच का अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है। आप तो जानते हैं पैरेनकाइमा की जो ये अस्थायी ऊतक होते हैं, इनमें स्थान होता है ना, इनमें स्थान होते हैं, लेकिन विभाजक ऊतक में स्थान नहीं होते हैं। लेकिन अस्थायी ऊतक में स्थान होते हैं, थोड़ा सा लिटिल स्पेस होता है। तो जब पैरेनकाइमा कोशिका अंतःकोशिकीय स्थान बढ़ जाता है तो इन अंतःकोशिकीय स्थान में वायु भर जाती है। क्या भर जाती है बाबू, वायु भर जाती है, तो इसे एरेनकाइमा बोलेंगे। जब हवा भर जाएगा तो एरेनकाइमा बोलेंगे। तो एरेनकाइमा क्या होता है, तो जब भी पैरेनकाइमा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है, उसमें हवा आ जाता है, तो उसको कहेंगे एरेनकाइमा, हवा वाला, जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं। यह गुण पौधे को उत्प्लावन बल प्रदान करता है। ये अधिकतर जलीय पौधों में पाया जाता है। बताइए एरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा, तो जलीय पौधों में पाया जाने का काम करेगा। अब कोलेनकाइमा के बारे में पढ़े हम लोग। कोलेनकाइमा क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा के समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, लंबी स्थूलता सेलुलर व पेक्टी के कोनों में जमा होता है। अंतःकोशिकीय स्थान इसमें अनुपस्थित होता है, यानी इनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, यानी यह एक दूसरे से काफी जुड़ी होती है। बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होती है। इसका कार्य क्या होता है, मेन है काम। तो पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा का क्या काम होता है बाबू, देखो, अस्थायी शक्ति प्रदान करती है और क्लोरोफिल के कारण शर्करा और स्टार्च के निर्माण करती है। बताइए
यह भी पौधों को क्या करेगी, यांत्रिक शक्ति प्रदान करेगी, है ना। यानी इसके कारण पौधे क्या होते हैं, एकदम डटे हुए रहते हैं। किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण। किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण। पैरेनकाइमा के कारण लचीला, कोलेनकाइमा के कारण। देखिए स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे दो प्रकार का फाइबर और स्केलेट्स में पाया जाएगा स्थिति। स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 नंबर आ गया, ये नहीं है। पैरेनकाइमा यहाँ पे हो गया पैरेनकाइमा, और उसके बाद से ये स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में आप देखिए आप लोग। तो पैरेनकाइमा के समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त होती है, लंबी स्थूलता सेलुलोज का जमाव करती है, अंतःकोशिकीय स्थान इसमें अनुपस्थित होता है, बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित होता है। उसके सबसे लास्ट होता है कोलेनकाइमा। सबसे लास्ट कौन होता है, स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा तो दो नंबर हो गया, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। देखिए कोशिकाएं लंबी, सक्रिय और मोटी होती है, यानी 1 mm से 550 mm तक। अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, सामान्यतः 2 सिरों पर पैनी होती है, जीव द्रव रहित होती है, मृत होती है। सबसे पहले तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, तो डेड होती है। कोई पूछेगा कि स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है कि जीवित होती है, तो ये डेड होती है, ये जीवित नहीं होती है। इसीलिए इसे कहते हैं हिंदी में मृत, है ना। मृत ऊतक इसको बोलेंगे, स्क्लेरेनकाइमा को, ये मृत होती है। ये पौधे को क्या करती है, ये पौधे को एकदम मजबूती प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है स्क्लेरेनकाइमा। यह एकदम पौधों में गांठ हो जाता है, एकदम मृत होती है, इनका यही काम होता है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कार्टेक्स मोटाई फ्लोएम और कोटल के बीच जैसे आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती है। इसके साथ स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की लंबी सर्कली लिग्निस युक्त होती है। पौधे की छाल, नारियल के रेशे, स्क्लेरेनकाइमा को, नारियल का रेशा देखा है, नारियल का रेशा जो ऊपर वाला रेशा होता है वह किसका बना होता है, वह स्क्लेरेनकाइमा का होता है, वो मृत होता है। देखे ना, छीलते हैं हम उसको, वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है ना। तो ये सभी बातें हैं। कल हम लोग और जटिल ऊतक के बारे में देखेंगे, और जटिल ऊतक 2 प्रकार